नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। आज यानी 14 दिसंबर को पूरे देश में गीता जयंती मनाई जा रही है। हर साल मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की खास रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्म की प्रधानता का बोध कराता भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का सार ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता मानव सभ्यता के लिए अनुपम उपहार है। यह हमें निष्काम भाव से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सभी को गीता जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे के साथ कई अन्य सौगात भी दे सकते हैं। वहीं इस मौके पर शहीद संग्रहालय समेत अन्य कार्यों का भी लोकार्पण किया जा सकता है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। जानकारी के मुताबिक यूपीडा ने पूरे प्रोजेक्ट को 12 पैकेज और 4 ग्रुप में बांटा है। वहीं एक ग्रुप में 3 पैकेज को शामिल किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने का जिम्मा अडानी समूह और आईआरबी को दिया गया है। बताया जा रहा है कि 36,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कंपनियों का सिलेक्शन भी हो गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 कंपनियों ने बोली लगाई थी। पहले चरण का काम आईआरबी को मिला है, जो मेरठ से अमरोहा तक का है। वहीं अमरोहा से प्रयागराज तक 3 चरणों का काम अडानी समूह को सौंपा गया है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए 11 कंपनियों ने रुचि दिखाई थी, जिसमें 2 कंपनियां मलेशिया और दक्षिण कोरिया की हैं। एक्सप्रेसवे के बनने से पूरे देश के चौमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। यह परियोजना कवर किए गए क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ कृषि, वाणिज्य, पर्यटन को भी आय को भी बढ़ावा देगी। विकास के कार्य एक और बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और अभी तो 18 तारीख को इसी ब्रज क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये गंगा एक्सप्रेसवे कुछ लोग बोलेंगे, जब वो लोग कहेंगे, कुछ लोग उस समय बोलेंगे जब प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, उस समय कहेंगे कि हमने भी सपना देखा था बनाने का, लेकिन बना नहीं पाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस पवित्र शहर के लिए सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा बने। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते भी देखा गया। पीएम मोदी फिलहाल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सोमवार को लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित काशी विश्वनाथ धाम का फेज 1 का उद्घाटन किया। वहीं मंगलवार को दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम मोदी स्वरवेद महामंदिर में सदगुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान की 98वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मंगलवार सुबह पीएम मोदी के सामने सुशासन पर प्रेजेंटेशन दी। बता दें कि प्रधानमंत्री देर रात अचानक बनारस रेलवे स्टेशन का भ्रमण करने निकल पड़े। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने रात 1:13 पर बनारस रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया। पीएम मोदी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया कि अगला पड़ाव बनारस स्टेशन। पीएम ने कहा कि हम रेल नेटवर्क बनाने के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। बनारस रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर पहुंचे। स्टेशन की व्यवस्थाओं और यात्री सुविधाओं का जायजा भी लिया। पीएम मोदी यहां करीब 10 मिनट तक रुके और इसके बाद वे वापस लौट गए। लौटते समय उन्होंने गौदौलिया चौराहे पर कुछ आम लोगों से मुलाकात कर बातचीत की। धर्म और अध्यात्म की नगरी के नाम से मशहूर काशी में अब कैबिनेट बैठक नहीं होगी। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 दिसंबर को यहां होने वाली कैबिनेट बैठक कैंसिल कर दी है। दरअसल 15 दिसंबर से राज्य में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सीएम योगी के इस कदम के पीछे यही वजह बताई जा रही है। बता दें कि विधानसभा में 16 दिसंबर को सीएम योगी की मौजूदगी में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसे 17 दिसंबर को बजट पर चर्चा के बाद पास किया जाएगा। योगी सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक 16 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होनी थी। देश में यह पहला मौका होता जब किसी निर्वाचित सरकार की कैबिनेट बैठक मंदिर परिसर में आयोजित होती। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा पूरी कैबिनेट और आला अधिकारी भी मंदिर में जुटते। सरकार के इस कदम को एक संदेश देने की कोशिश की तरह देखा जा रहा था कि लखनऊ के बाद वाराणसी प्रदेश की दूसरी राजधानी है और इसे आगामी विधानसभा चुनाव में
सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा था। कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है और इस मौके में बनारस की गलियों से लेकर गंगा घाटों तक इस ऐतिहासिक लम्हे की खासी चर्चा रही। वहीं सोमवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में गंगा आरती के गवाह बने। इस मौके पर शहर में शिव दीपोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। जब तक यहां से चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही काशी विश्वनाथ और गंगा घाटों पर विकास कार्यों की शुरुआत हो गई थी। पीएम मोदी ने सोमवार को दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती में हिस्सा लिया। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रूज पर सवार होकर आरती देखी। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ भी वहीं मौजूद रही। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। गंगा घाट इस दौरान आकर्षक रोशनी में सराबोर हो गया और यहाँ की तस्वीरें देखते ही बन रही थी। प्रधानमंत्री के वाराणसी में होने पर लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। गजब उत्साह दिखा। गंगा आरती के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। ब्रज क्षेत्र सम्मेलन एटा में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल जिन्ना की बात करते हैं, विपक्षी दल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन्ना से करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परिवारवाद और वंशवाद का बोलबाला है, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा सकती है और बाकी दल परिवारवाद और वंशवाद बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाजपा ईमानदार सोच और काम दमदार के बल पर सबका साथ सबका विकास का काम कर रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अब देश में एक विधान एक प्रधान हो गया है और देश में 8 करोड़ से अधिक मुस्लिम बहनें परेशान थी जो 3 तलाक से मुक्ति मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का कार्य भी भाजपा ने किया है। और 11 महीनों में से 7 महीने ऐसे हैं जिन महीनों में यह खाद्यान्न योजना 2-2 बार हर जरूरतमंद को उपलब्ध होने जा रही है। भाइयों बहनों, खाद्यान्न की कमी पहले भी नहीं थी। पिछली सरकारों की नियत खराब थी। ये जो खाद्यान्न है ना, जो आज केंद्र और प्रदेश सरकार वितरित कर रही है, यही खाद्यान्न पहले खाद्यान्न माफियाओं के पास चला जाता था और उनके माध्यम से मार्केट में बिक जाता था। गरीब टकटकी लगाई देखता रह जाता था। माफिया हावी थे, गरीब के हक पर डकैती डालने का कार्य करते थे और आज माफिया हावी नहीं, आज पुलिस माफिया पर हावी है और माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। यही अंतर है। इसी फर्क से विपक्ष परेशान है। जो माफिया पहले गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, जो माफिया पहले बहन बेटियों की सुरक्षा पर डकैती डालते थे, जो माफिया पहले व्यापारियों का अपहरण करते थे, जो माफिया पहले विकास कार्यों को पूरी तरह हड़प जाते थे, आज जो माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है और वह प्रदेश के अंदर विकास भी हो रहा है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। कहीं पर विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं आईटीआई बन रहा है, कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं पर सड़क बन रही है, कहीं बिजली के सब स्टेशन बन रहे हैं। यूपी के बाराबंकी जनपद में साइबर ठगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। यहाँ साइबर सेल में व नगर कोतवाली पुलिस टीम ने साइबर फ्रॉड करने वाले 25,000 रुपए के इनामिया सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त काफी समय से वांछित चल रहे थे। पुलिस ने कब्जे से 20,000 रुपए, नकद, सिम कार्ड, पासबुक, एटीएम कार्ड, लेजर बुक, मॉडर्न वाईफाई राउटर, चार्जर और फोन बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी पूर्णेंदु सिंह ने कहा है कि गिरफ्तार अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है जिसका सरगना शाहिद अनवर है। यह लोगों की सरकारी योजना आदि का लाभ दिलाने के लिए इन्हीं के नाम से फर्जी सिम खरीदकर लोगों का समूह बनाकर उनके विभिन्न बैंकों में खाते खुलवा देते हैं। कोतवाली में दर्ज साइबर फ्रॉड के मामले में जो 6 आदमी गिरफ्तार करके भेजे गए थे,
उनसे पूछताछ के दौरान ही पता चला था कि उनका ये जो ऑर्गेनाइज गिरोह है वो गिरोह पटना से ऑपरेट हो रहा है और इसको शाहिद नाम का आदमी ऑपरेट करता है। और इस सूचना पर हमने अपनी टीम को पटना भेजा था और उस पते पर हमने पूरा एक उनका कॉल सेंटर बरामद किया और वहाँ पर शाहिद और एक राजन कुशवाहा नाम का उनका जो ऑपरेटर था उसको गिरफ्तार किया गया और पटना के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से रिमांड लेकर के हम लोग मुलजिम को लाए हैं और पूछताछ की गई। पहले गिरफ्तार मुलजिमों को भी पीसीआर पे लिया गया था और उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हो गया कि इनका ये जो गिरोह है वो साइबर फ्रॉड में लिप्त रहा है और इसके पहले भी इन्होंने करीब 50 लोगों के साथ ठगी की है, जिनका पूरा ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिलने के बाद हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि उसमें और कौन कौन घटनाएं इन्होंने अंजाम दी है। आज इन मुलजिमों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ सूचनाएं विकसित की जा रही, जिसके आधार पर आवश्यकता पड़ने पर इनको तुरंत पीसीआर पे भी लिया जाएगा। सर, बैंक की कुछ इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है इसमें। बैंक में जो नगद विड्रॉल हुआ है, चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कतिपय लिमिट बनाई गई है कितना नगद निकाला जा सकता है और हम लोग उसके एनालिसिस कर रहे हैं। जिन भी खातों से उस लिमिट के बाहर के ओवरड्राफ्ट कराए गए हैं या नगद भुगतान कराया गया है, उन बैंक मैनेजरों और बैंक के जो भी कैशियर होंगे उनके खिलाफ हम लोग लिखा पढ़ी रिजर्व बैंक और संबंधित बैंक को करेंगे। यदि उनकी आपराधिक गतिविधियां इसमें लिप्त पाई गई किसी भी प्रकार का तो उनको निश्चित तौर पर हम शामिल किया। क्या इनका इससे पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा? अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और ये बहुत शातिर अपराधी रहे हैं और हमेशा चूंकि फर्जी नंबरों पर इनका सारा कांटेक्ट चल रहा था इसलिए ट्रेस नहीं हो रहे थे। ये पहला मुकदमा है जो 12 में दर्ज हुआ है। सर, अधिकांश ट्रांजैक्शन प्राइवेट बैंक में हुए या सरकारी बैंक में? नहीं, इसमें सरकारी बैंकों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया, विशेष तौर पे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस्तेमाल किया है ताकि इनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ज्यादा भरोसा लोगों को होता तो उनको लगता है कि यहाँ फर्जी नहीं हो पाएगा, इसलिए बरगला के लोगों को खाता स्टेट बैंक में ज्यादा खुलवाया गया है। जनपद के कुछ खाता धारक निकल के सामने आए जिनके साथ वो जी निश्चित तौर पे खाता धारक ही सामने आए जिनके आधार पर मुकदमा लिखा गया था। अभी तक 4 खाता धारक हमें मिले जिन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज। क्या इसमें कुछ और भी लोग हो सकते हैं? इसमें अभी 3-4 लोगों की और मिलने की संभावना है जो इनके कॉल सेंटर चलाते थे, जो अपना वॉइस ओवरराइड करते थे या आवाज बदल के बातें करते थे, उनके बारे में भी पूछना चाहिए। किस तरह करते थे सर ये? इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये पहले गांव के भोले भाले लोगों को बहला फुसला के सरकारी योजना में लाभ देने का बहाना करके ले जाकर उनका पहले खाता खुलवाते थे। उस खाते में जो मोबाइल नंबर मेंशन करते थे वो अपना ही मेंशन करते थे। वह मोबाइल नंबर प्री एक्टिवेटेड फर्जी नाम पते पे होता था जिसको इनको बीएसएनएल के डीलर और सप्लायर इनको उपलब्ध कराते थे, जिनमें से कुछ लोगों को हमने जेल भी भेजा था। हमीरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण कर रही टीम के साथ गांव के एक युवक द्वारा टीकाकरण कैंप में आकर मारपीट और बदतमीजी करने के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने के बाद युवक पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि युवक पर उचित कार्रवाई की जाए। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होने के कारण स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और स्वास्थ्य कर्मी ने मांग पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। टीकाकरण कार्य कर रही थी। गांव का एक विनय साहू नाम का लड़का आया, बदतमीजी की, डंडे से मेज में मारा, गाली गलौज किया, रजिस्टर फाड़ दिए, हाथ पकड़कर घसीटने लगा, कहता चलो मेरे यहाँ टीकाकरण करो, जबकि उस समय अभियान में एक जगह टीकाकरण होना था। उसके बाद हम लोगों ने एफआईआर की 17 तारीख को एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको दफ़ा 151 में उठा करके बंद कर दिया और ऊपर ही ऊपर उसकी बेल हो गई, जेल में बंदी नहीं हुआ। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। जब तक हम लोगों के साथ न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे। कोविड का कार्य चल रहा है, महत्वपूर्ण कार्य है। कई दिनों से हमारे अधिकारी भी दबाव बना रहे थे कि इसको विड्रा कर लीजिए, लेकिन विड्रा करने की स्थिति नहीं। वो बहन हमारी उस समय काम करने नहीं जा पा रही गाँव में, और उनके जगह पर कोई अन्य बहन भी काम नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो इतना बताते हुए कि वो दबंग टाइप का है कि अभद्रता करने पर उतारू है। लेकिन क्या आगे भी कोई धमकी दे? हाँ, बाद में भी धमकी दी है कि अगर यहाँ आएंगे तो हम जान से मार देंगे। किस गांव की घटना है ये? टिकरौली। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।